हम इकॉनमी का सेकंड लेक्चर देखते हैं। सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं इकॉनमी क्या होती है। इकॉनमी में इनकम को पढ़ते हैं, ठीक है। इनकम किस तरीके से जो है, इनकम आप सब जानते होंगे इनकम का क्या मतलब है। जैसे कि हम सबको पता है, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, और जो हमें पैसे मिलते हैं हम उसको कहते हैं इनकम, ठीक है। बेसिकली हम यही समझते हैं कि जितना हमें पैसा मिलता है उसको हम इनकम कहते हैं, और हम मान लेते हैं हमारे पास जितनी भी मनी है उसको हम इनकम, पूरा की इनकम का वो है, ठीक है। इनकम का जो सोर्स है वो क्या होगा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं पे भी कुछ भी काम करो, कुछ सर्विस दे रहे हो, कुछ गुड्स बेच रहे हो, किसी शॉप पे हो, तो हम किसकी इनकम की जब बात करते हैं, इनकम का मतलब मनी जो आपको मिलती है किसके बदले में, आपके काम के बदले में, ठीक है। आप कुछ काम करते हो, कुछ आइडिया देते हो, कुछ भी आप करते हो, ठीक है, उसके बदले में आपको इनकम मिलती है। सो इनकम जो है बेसिकली, सिर्फ इनकम का मतलब ये नहीं जितने आपको पैसे मिले, इनकम की भी आगे कुछ टाइप्स होती हैं, हम उनको भी देखते हैं, ठीक है। इनकम की जब हम टाइप्स की बात करते हैं, सो इनकम की टाइप में पहली जो टाइप आती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम में क्या होता है कि मॉनेटरी इनकम में देखते हैं हम जो डायरेक्ट मनी, जितनी भी आपको, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का कंपनी में काम करते हो और आपको वहाँ से पैसे मिले, आप लेबर का काम करते हो तो आपको पैसे मिले, जैसे हम लेबर देखते हैं। सो लेबर वाले पर्सन को जितने भी पैसे, अगर वो दिहाड़ी लगाता है तो उसको जितने पैसे मिलते हैं, शाम तक अगर 400 रुपये कमाएगा वो, तो 400 का 400 अपनी जेब में डालेगा, ना तो वो टैक्स देता है, कुछ भी नहीं देगा। सो हम क्या बोलते हैं कि जो मॉनेटरी इनकम है, जितने आपने पैसे कमाए उतने उतने ही आपके पास रहे, ना आपने किसी को टैक्स दिया और ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज क्या होती है, कोई कर्ज है, ना तो आपको किसी का कर्ज देना है, ना आपको किसी का टैक्स देना है। सो जितनी भी मनी आपने कमाई वो सारी की सारी आपकी पॉकेट में आई, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इनकम, ठीक है। जितना भी आपने पैसा कमाया वो सारा का सारा आपके पास है। जैसे कि लेबर के पर्सन एग्जाम्पल देते हैं, 1000 रुपया कमाया तो और आपके अकाउंट में कितना है, 10,000 का 10,000 ही आपके अकाउंट में भी आ गया, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इनकम। देन हम उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इनकम की एक और टाइप आती है जिसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें हम देखते हैं कि जितनी भी जो इनकम है उसमें से हम टैक्स को काट लेते हैं, ठीक है। जब टैक्स को काट लिया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है, जब टैक्स को काट लिया जाए, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टोटल इनकम में से जब टैक्स को माइनस कर दिया जाए उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कि हमारी इनकम 10,000 थी और 10,000 पे हमें 10% जो टैक्स लगा, ठीक है, 10,000 पे हमें 10% टैक्स लगा। मॉनेटरी इनकम में हमने देखा कोई टैक्स नहीं लगता, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, जितने पैसे हमको मिले, जितने हमने कमाए, इतने उतने हमारी पॉकेट में आ गए। वैसे डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है, जितने पैसे हमें मिले उसमें से हमने जितना टैक्स दिया, गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया उसको हम माइनस कर लेंगे। सो टैक्स कितना, 10% था, तो 10% अगर हम ले, सो कितना हुआ वो 100 रुपये हुआ, ठीक है। 10,000 का जो जो 10% जब हम उस पर वो लगाएंगे, सो 100 रुपये का टैक्स हुआ। 100 रुपये का जब हमने टैक्स दिया तो हमारे पास कितना बचा, 1,000 रुपये जो हमारा टैक्स बना। जब हम 10% निकालते हैं किसका, 10,000 का, तो हमारे पास कितना था 1,000। तो 10,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो 1,000 हमारा टैक्स हुआ। तो 1,000 जो हमारा टैक्स है, टोटल हमारी इनकम कितनी थी, 10,000 हमारी टोटल इनकम थी। तो 10,000 हमारी टोटल इनकम थी, उसमें से हम 1,000 निकालते हैं तो हमारे पास आता है 9,000। सो 9,000 हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, टैक्स को काट के जो हमारे पास इनकम आती है। हमने कमाया कितना था, 10,000 हमने कमाया था, ठीक है, 10,000 हमने कमाया था, और हमारे हाथ में कितना है, 9,000 जो है वो हमारे हाथ में आता है। 9,000 हमारे हाथ में, उसी को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में कहते हैं कि जितने हमने पैसे कमाए उसमें से टैक्स को काट लिया जाता है, और जो हमारे हाथ में आता है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं रियल इनकम। रियल इनकम में क्या होता है कि जो डिस्पोजल इनकम है, डिस्पोजल इनकम में से भी लाइबिलिटी जो आपके कर्ज हैं, कर्ज को भी माइनस कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर आप अपने गाड़ी लोन पे ली है तो उसका भी आप पे कर्ज होगा, अगर घर बनाया तो उसका भी कर्ज होगा, उसके रेंट का कुछ ना कुछ वो रेंट देते हो, किसी ना किसी चीज़ का कर्ज होगा। सो रियल इनकम कहते हैं जब हम डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजल इनकम में से लाइबिलिटीज़ को निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी मान लो आपकी 1,000 लाइबिलिटीज़ थी और डिस्पोजल इनकम कितनी बनी थी, आपको टैक्स देके 9,000 बचा था आपके पास, और 9,000 में से भी जब आप 1,000 उसकी लाइबिलिटी जो कर्ज है वो दे देते हो तो आपके पास बचता कितना, 8,000 बचता है। सो उस 8,000 को आप क्या बोलते हो, रियल इनकम। तो हमने देखा अभी इस उसमें कि इनकम क्या होती है, ठीक है। इनकम जो आप पैसा कमाते हो मॉनेटरी इनकम होती है, जितना आपने कमाया उतना ही आपके हाथ में आया। डिस्पोजल में जिसमें आप टैक्स को माइनस कर लो उसमें से। रियल इनकम में जितना आपने डिस्पोजल इनकम जो आपके पास बची थी टैक्स देके, और उसमें से जब आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो जो इनकम बची उसको हम कहते हैं कि ये बची रियल इनकम। उसके बाद हम देखते हैं जैसे 8,000 बची, उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर, ठीक है। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम दो टॉपिक्स हैं इसमें। इनकम में को जब हम पढ़ते हैं तो दो टॉपिक और आते हैं उसमें। फैक्टर इनकम एक टॉपिक है और दूसरा जो टॉपिक है वो है नॉन फैक्टर इनकम। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि वो इकोनॉमिक में अगर आप पहले से स्टार्टिंग से चीज़ों को नहीं समझोगे, सो इकोनॉमी एक साइंस की तरह है, ठीक है, एक आर्ट की तरह है। तो आपको पहला चैप्टर जो है वो समझना जरूरी है। सो आप हमारा पिछले लेक्चर देखें जो हमने इस पर बनाया, फिर देन इस पर मूव करें, तब आपको ये अच्छे से समझ जाएगा कि हम क्या किस चीज़ के बारे में चर्चा करें। जब हम फैक्टर इनकम की बात करें
तो फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितना बड़ा प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन के बेसिस पर जितना आपको पैसा मिलेगा। सो फैक्टर इनकम का अगर मैं सिंपली वर्ड्स में समझे, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बदले हम पैसे देंगे उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। फैक्टर इनकम उसको कहते हैं जिसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सर्विस देते हैं, वो हमें सर्विस देता है, हम उसको क्या पैसे देते हैं। हम किसी चीज़ से अगर हम दुकान से कुछ सामान लेकर हम बिस्किट लेकर आते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं। तो पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं, कुछ चीज़ हमने ली और उसके बदले में हमने उनको क्या करा, पैसे। तो फैक्टर इनकम में क्या होता है, जितनी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ बनेगी, सर्विस होगी, जहाँ अगर कोई आपको सर्विस देगा या कोई सामान देगा, तो उसके बदले में अगर आप उनको पैसे दे रहे हो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और दूसरे रहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम में क्या होता है, जिसके बदले में आपको किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप पैसे तो ले रहे हो, ठीक है। पैसे तो जहाँ फिर दे रहे हो या ले रहे हो, बट उसके बदले में ना आपको कुछ मिलेगा ना आपको कुछ देना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं डोनेशन, जब आप डोनेट करते हो, किसी को डोनेशन देते हो, ठीक है, किसी गरीब इंसान को पैसे दे देते हो, 100 रुपये 200 रुपये दे दिया। या जब बड़े बड़े बात करते हैं, जब मुकेश अंबानी जैसे लोग देते हैं तो 10-10 लाख रुपया, ठीक है, किसी चैरिटी में फंड में दे दिया, 10,000 करोड़ रुपया दे दिया। जब हम डोनेशन की बात करते हैं, जहाँ पर हम गिफ्ट देते हैं, किसी का बर्थडे हुआ, ठीक है, किसी चीज़ पे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, चैरिटी से कर देते हैं, ठीक है। या फिर फाइन, जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको फाइन हो गया तो बदले में कुछ तो नहीं मिलेगा ना आपको, बट आपसे पैसे तो ले लिए, तो उसको हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। सो एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है नॉन फैक्टर इनकम। सबसे पहले हमने देखा इनकम क्या होती है, इनकम की 3 टाइप्स समझी। उसी के बाद हम 2 चीज़ें और देखते हैं इनकम में, एक होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जिसके बदले में कि हमें पैसों के बदले में कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी, या फिर हमें कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा पैसे लेने के बदले में। नॉन फैक्टर इनकम में हम जब पैसे देते हैं या लेते हैं उसके बदले में कुछ ना देते हैं ना ही कुछ लेते हैं। उसके बाद देते हैं जो इनकम है वो कहाँ से आती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ही तो इनकम जनरेट होगी। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो इनकम कहाँ से, प्रोडक्शन हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सो प्रोडक्शन से क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। सो प्रोडक्शन क्या है, मेनली प्रोडक्शन क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फैक्ट्री है तो वहाँ पे आप जो भी चीज़ बना रहे हो, अगर आप जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाते हो तो आपकी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक। अगर आपकी बेकरी की दुकान है तो बेकरी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, बिस्किट वगैरह वहाँ पे वो कर रहे हो। हाँ, कोई भी आपकी शॉप है, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है, तो आप वहाँ पे जो प्रोड्यूस कर, जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके, 4 चीज़ों पे, जो कि 4 चीज़ों में डिपेंड करती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो 4 चीज़ों में डिपेंड करता है, किसी किसी चीज़ पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहले उसके लिए हम ये 4 चीज़ें देख लेते हैं कि किसी चीज़ पे, लैंड पे, अगर आपके पास जगह ही नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो बिना ज़मीन के आप कहाँ से फैक्ट्री लगाओगे। तो फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन। और उस ज़मीन के बदले में या तो आपको उस ज़मीन को खरीद लो या फिर उसको रेंट पे ले लो। अगर रेंट पे लोगे तो उसके बदले में आपको क्या दोगे, उनको रेंट दोगे, ठीक है। लैंड या तो आपका अपना होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप उसके बदले में आप उनको रेंट देते हो। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट। सो प्रोडक्शन के लिए जहाँ से पैसे इकट्ठा हो, जिसकी लैंड होगी उसको रेंट मिलेगा। सेकंड हम देखते हैं जो लेबर, जो आपकी फैक्ट्री में काम करेगा। फैक्ट्री में अगर फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर दी बट काम करने वाला तो कोई चाहिए, तो फैक्ट्री में जो काम करेगा उसको हम कहते हैं लेबर। और लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं। सो जो लेबर होगी उसको सैलरीज मिलेगी। कैपिटल, कैपिटल का तो जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एक फैक्ट्री ओपन करता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगा, मैं लैंड के रेंट दूंगा, फिर लेबर को पैसे दूंगा, फिर वो जो मशीनरी होगी उसको लाऊंगा, उन सब चीज़ों को मैं जो रेंट दूंगा, ठीक है, जितनी सैलरी दूंगा उन चीज़ों को खरीदूंगा, तो मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। जब मेरी कंपनी अच्छी चलने लगेगी तो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का मैंने सामान डाला था और मैंने 11 लाख रुपया कमाया, तो 1 लाख रुपया मेरे पास आ गया, तो वो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। देन अंतरप्रेन्योर, जो अंतरप्रेन्योर होता है वो आइडियाज़ देता है किस तरीके से हम इस जो कंपनी इसको और अच्छे तरीके से चला सकें। इसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एक स्टेट में अगर छोटी सी शॉप है तो एक अंतरप्रेन्योर आएगा, वो किस तरीके से उस शॉप को पूरे पैन इंडिया में फैलाया जाए उसके बारे में वो आइडियाज़ देगा। तो वो उसके बदले में क्या लेगा, उसके बदले में पैसे लेगा, उसके बदले में जो पैसे लेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रोडक्शन वो 4 फैक्टरों पे डिपेंड करती है, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे और एंटरप्रेन्योर पे। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो जितनी भी प्रोडक्शन की जितनी भी कास्ट लगी, फिर वो लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हुई या फिर एंटरप्रेन्योर पे, उसको हम कहते हैं फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट किसको कहते हैं, जितनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, प्रोडक्शन पे, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फैक्टर कास्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने इनकम की बात करी। जब हम इनकम की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं कि इनकम की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिंगल, एक इंडिविजुअल की बात करी हमने कि एक इंसान जो पैसे, उसके हम 3 टाइप्स देखी। तो जो वो पैसे ले 10,000 रुपये कमाएगा, सो मोनिटरी इनकम देखी हमने, डिस्पोजेबल देखी, फिर रियल इनकम देखी, फिर फैक्टर वो देखी। अब हम बात करते हैं जब हम इनकम को पूरे पैन इंडिया में बात करते हैं, जैसे कि हम एक पूरे कंट्री की जब हम बात करते हैं उसकी इनकम की, तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसमें कि हम एक होल कंट्री को, ना कि एक परिवार को या फिर एक पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं किसको, पूरी कंट्री को जब हम इन्वॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम उसका हिस्ट्रियल बैकग्राउंड कि नेशनल इनकम जो है वो किस तरीके से इंडिया में जो है नेशनल इनकम जो है उसका हिस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या रहा, किस तरीके से। सो जो हिस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा
1867 से लेकर 68 तक, जो कि पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल, जो कि एक बुक है किसकी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो गरीबी है और जो अन ब्रिटिश रूल था, जो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल करके गए, उसके बारे में जो चर्चा है, उसमें पहली बार जो नेशनल इनकम की बात है वो की गई है उस बुक में, ठीक है। फर्स्ट एस्टिमेट मिलता है हमको नेशनल इनकम का किसमें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सो पहली बार जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं कि नेशनल इनकम की भी चर्चा होनी चाहिए, किस हमारी नेशनल इनकम की पोजीशन क्या है, किस तरीके से हमारा जो देश है वो ग्रो कर रहा है, तो पहली जो चर्चा मिलती है वो मिलती है दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद देखते हैं 1931 से लेकर 1932 के बीच में जो साइंटिफिक एस्टीमेट जो मिलता है नेशनल इनकम का, किसके द्वारा, प्रोफेसर BK RB राव, जो BK RB राव थे प्रोफेसर थे, उनके द्वारा जो साइंटिफिक एस्टीमेट, साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिक लेवल पे जब इस चीज़ को समझने की, यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ बात करी थी उसके बारे में, इन्होंने पूरा उसको साइंटिफिकली समझा। सो किसने समझा, जो BK RB राव थे, ठीक है, उनके द्वारा दूसरी बार हमें नेशनल इनकम की चर्चा देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखने को मिलती है 1948 से लेकर 49 तक, 1948 से 49 तक हम देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी वो, ठीक है, वो इनकम को जो एस्टीमेट है नेशनल इनकम का, ठीक है, उसको पहली बार लेके आती है फर्स्ट टाइम को कि जो नेशनल इनकम है उसको निकालना चाहिए जब हमारा देश आज़ाद होता है 47 में। सो 48 और 49 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका कहना था कि हमें नेशनल इनकम जो इंडिया की है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। सो फर्स्ट टाइम उसका जो है एस्टीमेट दिया जाता है कि इतनी नेशनल इनकम है इंडिया की। फर्स्ट जो एस्टीमेट है कि इतनी नेशनल इनकम है वो किसकी है, 1949 में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फिर हम देखते हैं 1949 में कहते हैं PC महलनोबिस जो है हेड ऑफ नेशनल कमेटी बनाए जाते हैं। PC महलनोबिस जो है वो, जब हम प्लानिंग कमीशन पढ़ते हैं तो नेहरू और इनकी जो चर्चा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेकंड ईयर प्लान में हम देखते हैं जब सेकंड 5 ईयर प्लान आता है तो PC महलनोबिस जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सो ये जो है इसको नेशनल कमेटी के हेड होते हैं, ठीक है। और नेशनल कमेटी किसके लिए, जो नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम के लिए जो नेशनल कमेटी है उसके हेड बनाया था PC महलनोबिस को। उसके बाद हम समझते हैं जब हमने इनकम को समझा, ठीक है, उसके टाइप्स को समझा, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम को समझा, अब हमने नेशनल इनकम को समझा और उसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है कि हिस्ट्री में किस तरीके से नेशनल इनकम जो है पहली बार उसकी कैसे चर्चा की गई। उसको हम देखते हैं कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसका कुछ फ्लो होता है। जब हम इनकम की बात करते हैं, जैसे कि मेरे से किसी ने पैसे लिए, उसने भी किसी और को दिए होंगे, उसने किसी और को दिए होंगे, और वही पैसे एक दिन घूम के मेरे पास वापस आएंगे, तो एक फ्लो है, सर्कुलर फ्लो, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं तो हम उसको समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, जब मनी जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, मनी एक्सचेंज होती है किसमें, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में। कंजम्पशन कौन, जो कंज्यूमर है, क्योंकि जो कंज्यूम कर रहा होगा, जो कंज्यूमर है वो भी कहीं ना कहीं तो काम करता होगा, तो वहाँ से अगर उसको जो सैलरी मिलती होगी उसी से तो वो चीज़ें लेता होगा। सो कंज्यूमर जो है वो भी तो तनख्वाह लेता है, वो भी सैलरी लेता है, तो उसके पास भी पैसा है। डिस्ट्रीब्यूट जो दे रहे हैं वो चीज़ें, वो भी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास भी पैसा आ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं से सामान ले रहा होगा। और कोई बिस्किट की फैक्ट्री जो है वहाँ पर बिस्किट की प्रोडक्शन होती है तो वो कहीं ना कहीं से आटा ले रहा होगा, जो आटा वाला होगा वो वीट ले रहा होगा, जो वीट है वो किसान से ली जाएगी और किसान भी वो उसको बोने से पहले, ठीक है, उगाने से पहले वो भी किसी दुकान से लेगा। तो एक सर्कुलर फ्लो है, पैसा जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। सो इसमें हम क्या कहते हैं, 4 सेक्टर पढ़ते हैं, इसमें 4 सेक्टर है जिसको हम कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल और 5 सेक्टर मॉडल। 4 इसमें हम जो है मॉडल पढ़ते हैं, हम किस तरीके से जो इनकम है वो किस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, हम उसको देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो 2 सेक्टर मॉडल है। क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल क्यों हम देखते हैं, क्योंकि इसमें 1 सेक्टर मॉडल नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का फ्लो करते हो, सर्कुलर फ्लो की बात करते हो, तो फ्लो मतलब एक चीज़ से दूसरी जगह पे जाना। जब वो फ्लो ही नहीं होगा तो एक इंसान में क्या करेगा, वो अपने पैसे क्या करेगा, खुद ही वो चीज़ें उगाएगा, प्रोडक्शन भी खुद ही करेगा और खा भी खुद ही जाएगा। सो फ्लो नहीं होता। सो फ्लो जब होगा जब 2 सेक्टर होंगे। सो 2 सेक्टर मॉडल जो कि बेसिकली यूज़ होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कहते हैं एक चीज़ लो और उसके बदले में दूसरी चीज़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वीट चाहिए तो मुझे आप गेहूँ दे दो, गेहूँ के बदले मुझे वीट मिल जाएगी और वीट के बदले मैं आपको गेहूँ दे दूंगा, ठीक है। वैसे सेम और कुछ चीज़ चाहिए होगी, अगर आपको कुछ सब्जियाँ चाहिए तो एक सब्जी के बदले में आप दूसरी सब्जी ले लो, सब्जियों के बदले में फ्रूट का आदान प्रदान कर लो। तो उसको हम कहते हैं वाटर सिस्टम। और वाटर सिस्टम में जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किया था, अभी भी गाँव में बहुत सारा सिस्टम यूज़ किया जाता है, किसी घर से कुछ उठा लिया और उनको बदले में कुछ और दे दिया, ठीक है, उसकी चर्चा हम देखते हैं। और 2 सेक्टर मॉडल में जो मेनली 2 चीज़ें होती हैं, जो एंटिटी हैं, 2 एंटिटीज यूज़ होती हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड जो कि एक फॉर एग्जाम्पल एक परिवार है वो हो गया, और एक फर्म जहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल कि इस पर्सन जो हाउस होल्ड है इसका एक 4 यहाँ पे वो हैं पर्सन रहते हैं, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है और उसके 2 बच्चे हैं।
जो हस्बैंड है वो कमाता है उनमें से, तो वो कमाने के लिए कहाँ जाएगा, जो फर्म होगी, फर्म के पास क्या होगा, जो मशीनरी होगी, जो फैक्ट्री होगी, तो फर्म की फैक्ट्री होगी, तो फैक्ट्री में काम करने कौन जाएगा, इसका पति जाएगा। वो इधर काम करेगा और इसके बदले में देखो वर्क करेगा वो किसके लिए, फर्म के लिए, और फर्म उसको क्या देगी, सैलरी देगी। ठीक है, सैलरी दी तो इसने पैसे लेकर आया, बट वो पैसे तो नहीं खाएगा, खाएगा क्या, वो चीज़ें खाएगा, और शायद उस फर्म में वो खाने वाली चीज़ें बनती होंगी, तो वो उनको क्या करेगा, पैसे देगा किसी चीज़ के लिए, सामान लेने के लिए, और उसके बदले में प्रोडक्ट को सेल करेगा, जो खाने वाली चीज़ है उसको खरीदेगा, किसके बदले में, पैसे देके। सो मनी इसको मिली काम के बदले में, ठीक है, और इसने दे दी प्रोडक्ट को लेने के लिए। सो फ्लो हो गया। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म से, फर्म से होल्ड तक, हाउस होल्ड। इस मॉडल में इनकम की जो है वो सेविंग नहीं होती, क्योंकि सेव कहाँ से करेंगे, कुछ है ही नहीं सेव करने के लिए, जितना जहाँ से लिया अब इतना वहाँ दे दिया। उसके बाद अब हमारे पास आता है 3 सेक्टर मॉडल। जब हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं ना, तो 3 सेक्टर मॉडल में हम देखते हैं कि 3 सेक्टर मॉडल में हम क्या देखते हैं कि जो एक नई एंटिटी ऐड होती है, 3 एंटिटी इसमें यूज़ की जाती है। 3 एंटिटी कौन सी, बैंक्स, जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक्स भी बोलते हैं, उनको ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड जो है सेम हम जैसे पहले मैं समझा कि वो इनके लिए काम करता है और उसके बदले में सैलरी लेता है, और उनके लिए क्या करता है, उनसे जो सामान खरीदता है उसके बदले में उनको पैसे देता है वापस। इसमें क्या होता है, सेविंग, क्या जो हाउस होल्ड होगा वो सेविंग करेगा किसमें, बैंक में। फॉर एग्जाम्पल उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, 4,000 उसने कमाया, 2,000 का उसने सामान लिया, 2,000 उसके पास बच गया, तो 2,000 की जो बचत होगी वो क्या करेगा, उसको सेविंग करेगा किसमें, बैंक में सेविंग करेगा। सो बैंक में उसने जो सेव करा उसको हम कहते हैं सेविंग। और वही बैंक वो क्या करेगा, उसी पैसे को उठा के उस फर्म को दे देगा। फर्म को किस लिए पैसे देगा, कि एज अ लोन पे, ठीक है, इंटरेस्ट पे। सो इंटरेस्ट पे उसको पैसे देगा कि इस पैसे को यूटिलाइज करो और अपने जो काम है उसको और इन्हेंस करो और बढ़ाओ, अपने धंधे को और मजबूत करो। सो उसके लिए वो पैसे देगा फर्म से, और फर्म से वापस में क्या लेगा वो, फर्म से वापस में लेगा वो इंटरेस्ट। ठीक है, फर्म से वापस में लेगा वो क्या, इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट किस में लेगा, और वैसे ही अगर सेविंग हो रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो अगर हम किसी भी बैंक में अगर पैसे सेव करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जबकि वो इंटरेस्ट काफ़ी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें क्या इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट मिलता है हमें किसके बदले, जो हमने सेविंग करी। सो इस तरीके से जो 3 सेक्टर मॉडल में एक थर्ड एंटिटी जो है बैंक वो इंक्लूड होता है। ठीक है, हमने समझा बैंक का रोल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेविंग जो है वो सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है किसमें, 3 सेक्टर मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 सेक्टर मॉडल में एक और एंटिटी जो है वो ऐड होती है, ठीक है, जिसका नाम है गवर्नमेंट। इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट सेक्टर ऐड होता है। हमने देखा कि बैंक में क्या सिस्टम होता है, फर्म्स के साथ और हाउस होल्ड का, इन तीनों को हमने देख लिया। वो गवर्नमेंट कैसे ऐड होती है, जैसे कि मान लो कि जो बैंक है, बैंक को कौन कंट्रोल करेगा, बैंक को कंट्रोल करेगा जैसे आरबीआई, बैंक का जो हेड है वो क्या है, आरबीआई। तो आरबीआई किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। सो गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को कंट्रोल करेगी, बैंक्स को कंट्रोल करेगी। दूसरा क्या करेगी, वो फर्म्स से टैक्स लेगी, जो फर्म्स होंगे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनसे टैक्स लेगी, और बदले में उनको क्या देगी, सब्सिडी देगी। सब्सिडी किस चीज़ के लिए, क्या आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स और सर्विस की जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए हम आपको सब्सिडी देते हैं। और सेम वहीं पे वो हाउस होल्ड जो होगा, एक आम इंसान होगा, उससे भी टैक्स लेंगे, और उसके बदले में उनको क्या देंगे, उनको भी सब्सिडी देंगे। जैसे कि हमने देखा होगा एजुकेशन के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है, फिर हेल्थ के लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, जब ये अभी 5 लाख का जो हमारी गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो ऐलान करा था कि 5 लाख रुपये कोई बीमार होगा उस पर खर्च किया जाएगा, फिर घर बनाने के लिए जो हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड से भी कुछ पैसा लेगी ऐसे टैक्स की तरह, और उनको सब्सिडी देगी किसी के लिए, जैसे एजुकेशन और हेल्थ के लिए। और सेम फॉर्म से वो टैक्स लेगी, और फर्म्स को क्या देगी वो, कि उस सब्सिडी देगी प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, उसके और बैंक्स को क्या होगा, बैंक्स को कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई, जो कि हेड ऑफ द बैंक्स है। और वो बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई को, वो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, हमने देखा 4 सेक्टर मॉडल। उसको हम देखते हैं 5 सेक्टर मॉडल। 5 सेक्टर मॉडल में हम क्या देखते हैं कि 5 सेक्टर मॉडल में पहले हमारे पास 4 एंटिटी थी, 2 सेक्टर मॉडल में 2 एंटिटीज थी। ठीक है, 2 एंटिटीज थी। उसके बाद हमारे पास 3 एंटिटीज हुई। उसके बाद हमारे पास जब हम 4 सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 एंटिटीज़ होती हैं। अब हम जब इसको देखते हैं 5 सेक्टर मॉडल को, तो हमारे पास इसमें 5 जो एंटिटीज़ हैं वो देखते हैं। 5 एंटिटीज़ कौन सी, हाउस होल्ड, बैंक्स और फर्म्स और गवर्नमेंट को हमने देखा था। नेक्स्ट जो 5th जो एंटिटी है वो कौन सी ऐड हुई, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो जहाँ फिर हम आईएमएफ से लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और वापस उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। जहाँ फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि यूएससी की कोई बड़ी कंपनी है, तो वो इंडिया में जियो में, जैसे गूगल ने जियो में जो कि अपना इन्वेस्टमेंट करा है। सो गूगल ने जियो में इन्वेस्टमेंट करा है, कितना करा है, 9.99%। 9.99% जो शेयर्स हैं जो जियो के, जो किसके पास हैं, गूगल के पास है। 9.909 कितने की, इसलिए क्यों दिए, 10 पूरे क्यों नहीं किए। जब आप किसी को 10% शेयर्स दे देते हो
तब उस जब जिसके पास 10% शेयर होते हैं तो उनकी तरफ से 1% को आपको बोर्ड मेंबर में बैठाना पड़ता है। और जब आप बोर्ड मेंबर्स में बैठाओगे तो उनका जो डिसीजन होगा उसको भी मानना पड़ेगा आपको, उनकी बात को भी, वो भी अपनी बात रखेंगे, आपको वो मानना पड़ेगा। इसलिए जियो समझदार था, उसको पता था कि अगर हम किसी गूगल को अगर 10% शेयर्स देंगे तो गूगल की तरफ से कोई ना कोई हमारे बोर्ड मेंबर्स में बैठेगा। इसलिए उसने क्या करा, 9.9% शेयर्स गूगल को दिए। तो जब गूगल जैसी कंपनी है, जब जहाँ पे हमारे जैसे जियो लेते हैं हम, तो जियो में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बदले में वो क्या है, उसमें से जो इंटरेस्ट होगा वो लेंगे उनसे, ठीक है। सेम और गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेगी पैसे, तो गवर्नमेंट जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसे लेगी, लोन लेगी, तो वापस भी तो करेगी उनको। सो इन पूरे सिस्टम को हम कहते हैं 5 सेक्टर मॉडल। 5 सेक्टर मॉडल में हम क्या करते हैं कि किस तरीके से जो है पांचों जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं। बैंक्स भी होते हैं, बैंक्स भी फॉरनर से लोन लेते हैं, ठीक है। सो हमने देखा, क्या देखा कि इनकम क्या होती है, ठीक है। इनकम की 3 टाइप्स देखी, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम को समझा। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, लैंड पे, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टमेंट और लेबर पे, ठीक है। उन चीज़ों को देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि जो फ्लो है इनकम का, फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो फ्लो है, ठीक है। हमने उसकी 4 टाइप्स देखी, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल और 5 सेक्टर मॉडल, ठीक है। वो हमने देखा। नेक्स्ट हम समझेंगे जो नेशनल इनकम है वो कुछ और सेक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जिसमें कि सेक्टर्स के कुछ नेचर्स पे डिपेंड करती है, उनके सेक्टर्स को कौन ओन कर रहा है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो फिर स्टेबल हैं कि नहीं है उन पर डिपेंड करती है। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को निकालना भी तो होता है, पूरे नेशनल का जो इनकम है उसे भी समझना होता है। क्योंकि अगर नेशनल इनकम समझोगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि या फिर कुछ कमी क्या है, किस तरीके से हम स्कोर बेटर कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम का समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी अकाउंटिंग जो होती, किस तरीके से हमें उसे निकालना है, उसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत दिख रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में कि आपको वो चीज़ सही ना लग रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरीके से हम इसे और अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।